हेलो, मैं शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए। तो आप लोगों का जो लेसन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है ये आप लोगों का, तो वो है 6 इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस। ओके, अभी ओशियंस तो आप लोगों को पता ही है, समंदर, सागर, महासागर। ओके, in the previous standard we have studied the lithosphere and hydrosphere of the earth. ओके, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखे हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ एंड ऑल्सो द मेजर ओशियन। नोट द एरिया ऑफ ईच ओशियन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी ज़मीन और पानी के बारे में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर ओशियंस के बारे में सीखने वाले हैं। कौन से प्रोपोर्शन में अर्थ के ऊपर लैंड एंड वाटर है वो हम लोगों ने सीखा है। तो अभी यहाँ पर एक टेबल दिया इन लोगों ने, ओशियन और उसका एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर कितना है। अभी यहाँ पर जो तुम लोगों को ओशियन और उसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर है वो एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है ओशियन, ठीक है, लिविंग थिंग्स इन दी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी पानी। ओके, नाउ थोड़ा जूम किया है मैंने ताकि आपको दिख सके बराबर से, और थोड़ा जूम करती हूँ। मुझे पता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप लोग का बहुत फेवरेट है ना। मेरा भी बहुत फेवरेट था जब मैं तुम लोग की उम्र की थी। इतना कंटाला आता था मुझे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। हे भगवान, ये क्या नक्शे, ये क्या हवा, पानी, ज़मीन, मो माई। ठीक है, लेकिन बच्चों कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, पढ़ना ही है। ओके, तो नो चॉइस, चुपचाप फोकस करो और ध्यान से पढ़ो। और मैं तुम लोग को बिल्कुल बोर नहीं करने वाली हूँ। मैं हम लोग बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो देखना आप लोग का ज्योग्राफी फेवरेट हो जाएगा। ओके, the hydrosphere includes all the water bodies that exist on the earth. हाइड्रोस्फीयर में अर्थ के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज है वो सब इंक्लूड होती है। ठीक है, सारी जितनी भी वाटर बॉडीज है वो हाइड्रोस्फीयर में आती है अर्थ के ऊपर की। दिस कवर्स ऑल द ओशियन, सीज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, रिजर्वियर्स and also groundwater. Underline this. This is very important. The first thing is हाइड्रोस्फीयर में सारी वाटर बॉडीज जो है अर्थ के ऊपर की जितनी भी है एग्जिस्ट, उसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर में कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, और हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आते हैं? तो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं द ओशियन, सीज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, लेक, रिजर्वियर्स एंड ऑल्सो ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के नीचे भी जो पानी है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, हाँ, नाउ of the total global waters, 97.7% is contained in oceans. Very important. Global waters, oceans में कितना है? तो उसमें है 97.7%। वैसे तो हम लोगों ने सीखा है ना, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है? तो पानी है और ज़मीन बहुत कम है। Do you know we always see the living world around us? लिविंग वर्ल्ड अपने आजू बाजू में हम लोग देखते हैं ना, जिंदा लोग देखते हैं ना हम लोग, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, वॉट एवर। देयर इज कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ऑन लैंड। अभी लिविंग वर्ल्ड में और जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर हम लोग को बहुत ही अलग अलग दिखाई देते हैं, क्या नहीं? अभी इंडिया के लोग कैसे दिखते हैं, अमेरिका में लोग कैसे दिखते हैं, साउथ अफ्रीका के लोग कैसे दिखते हैं, चाइना के लोग कैसे दिखते हैं, जापान के लोग कैसे दिखते हैं, आसाम के लोग कैसे दिखते हैं, गुजरात के लोग कैसे दिखते हैं, है क्या नहीं? तो जहाँ जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर डाइवर्सिटी हम लोगों को देखने को मिलती है, अलग पना वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। द लिविंग वर्ल्ड इन द हाइड्रोस्फीयर इज many times greater than the living world on
लैंड। अभी तो पानी में है, वो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत बड़ा है क्या नहीं, ज़मीन के कंपैरिजन में। एंड इट हैज़ अ मच ग्रेटर डाइवर्सिटी, और उसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ तुम लोगों को आकृति जो दी गई है, आकृति 6.1 में देखो, यहाँ पर अलग अलग टाइप के फिश हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये है ऑक्टोपस, ये छोटे फिश, फिर ये बड़े बड़े फिश है। ओके, नाउ टर्न द पेज, डू इट योरसेल्फ। तो यहाँ पर हम लोग को इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। यूज दी फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स है, उसे यूज करना है हमें। 1 बाउल ऑफ लाइक फ्लेक्स, यानी जो पोहे होते हैं ना, मम्मी नाश्ते में बनाते हैं ना पोहा, वो। 1 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून ऑयल लो। 1 टोमेटो एंड स्मॉल ऑनियन, एक टोमेटो लो, एक स्मॉल ऑनियन लो। देन डाइस्ड चिली पाउडर टू टेस्ट। ओके, वो कटे हुए लेने चाहिए हम लोग को, टमाटर एंड अनियन, और उसके बाद हमें चिली पाउडर भी डालना है उसमें टेस्ट के लिए। ओके, मुंह में पानी आ गया ना तुम लोग के। नाउ मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेल। अभी इसे सबको मिक्स करो अच्छे से। थोड़ा सा कोतमीर छिड़कना भूल गए यार ये लोग, और थोड़ा सा नींबू। हा, लेकिन और भी कुछ मिसिंग है इसमें। गिव द मिक्सचर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू टेस्ट इट। अभी ये देना अपने दोस्तों को और बोलना उनको, भाई लो भाई खा के देखो, टेस्ट देखो कैसा लग रहा है। ओके, नाउ ऐड सम सॉल्ट टू द मिक्सचर एंड टेस्ट इट अगेन। और उसमें भी थोड़ा सॉल्ट डालो जो मिसिंग था उसमें, और अभी बताओ उन्हें, पूछो कैसे लग रहा है अभी। तो ऑब्वियसली बिना नमक के कोई खाना होता है क्या, है क्या नहीं। तो बहुत बढ़िया एंड बहुत ही टेस्टी पोहे, और जैसे मैं बोलती हूँ ना, नींबू और उसके ऊपर कोतमीर छिड़क के खाना तुम लोग अगर घर पे बनाओगे तो, और मुझे याद जरूर करना। हाँ, नाउ व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द डिश यू टेस्टेड अर्लियर एंड लेटर। पहले टेस्ट किया तो वो बिना नमक वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और नमक के बिना भी कोई खाना बनता है, नाश्ता बनता है। उसके बाद जो नमक डाला तो भाई क्या टेस्ट था उसका। व्हाट डू यू थिंक मेड द डिश रियली टेस्टी। कभी वो बना रियली टेस्टी जब उसमें नमक पड़ा तभी। फॉर व्हाट अदर पर्पजेस डू यू यूज़ द लास्ट इंग्रेडिएंट एट होम। तो भाई हर खाने में हम लोग नमक के बिना तो खाना खाते ही नहीं है। फिर गार्गल करने के लिए भी हम लोग खाना गार्गल करते हैं ना नमक के पानी से, है क्या नहीं। फिर जब बहुत ज़्यादा बदन दर्द होता है तो भी वो जाड़ा नमक होता है, सी सॉल्ट, उसे पानी में डाल के अगर नहाते हैं ना तो बदन का दर्द भी जाता है उससे। हाँ, ये फ्री एडवाइस दे रही हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। डिस्कस द सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स। तो ये इंग्रेडिएंट जो है नमक, सॉल्ट, कहाँ से आता है। डू इट योर सेल्फ। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है हम लोग को। टेक सम वाटर इन द स्टील डिश। स्टील के डिश में पानी लेना है, जो आकृति 6.2 में हमें दिखाया हुआ है। यहाँ पर पानी है और यहाँ पे कुछ वाइट वाइट दिखाई दे रहा है हम लोग को। क्या है एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। इट इज़ बेटर इफ़ द वाटर इज़ फ्रॉम अ बोरवेल। अगर बोरवेल का वाटर होगा तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। कीप द वाटर इन डायरेक्ट सनलाइट। और अभी इस पानी को हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, सूर्य प्रकाश में रखना है। डू नॉट रिमूव द डिश अंटिल ऑल द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। हाँ, अभी ये जो है ना डिश सनलाइट में ही रखना है जब तक कि उसमें का पानी जो है ना पूरा इवेपोरेट नहीं हो जाता। पानी की भाप बनती है ना, हम लोगों ने देखा है ना, पानी की भाप बनती है ना। हाँ, तो वो पानी की भाप पूरा बन जाने तक, वो पानी पूरा ख़त्म होने तक हमें वो डिश वहाँ से नहीं निकालना है, ठीक है। ऑब्जर्व द डिश आफ्टर द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड कम्प्लीटली। व्हाट डू यू सी। टेस्ट द सब्सटेंस इन द डिश। अभी जो बचा है डिश में उसे थोड़ा आप लोग टेस्ट करके देखो। हाँ, एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, भाई अगर इस तरह से कोई भी दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं आप लोग तो कभी भी टेस्ट मत करना। हो सकता है वो पॉइजनस हो, आपके सेहत के लिए हानिकारक हो। अभी यहाँ पर इन लोगों ने कहा है, इसके लिए हम टेस्ट करके देख सकते हैं। अदरवाइज तुम लोगों को कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ टेस्ट नहीं करना है, कभी भी मुंह में मत डालना कुछ भी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर पानी है, वो पानी पूरा इवेपोरेट हो गया है और नीचे कुछ वाइट वाइट हमें दिखाई दे रहा है। उसे टेस्ट करके देखेंगे तो हमें कैसे लगेगा वो।
वो है बचा हुआ सॉल्ट, तो वो हमें खारा ही लगेगा। You must have noticed that after the water evaporated completely, a whitish layer is left in the dish. If you taste it, you will find that it is salty. तो टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो कैसा है, नमकीन है, salty है। You will realize that these are the salts in the water. तो वो क्या है, पानी इवेपोरेट हो जाने के बाद प्लेट में सबसे नीचे क्या बचा हुआ है, सॉल्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि पानी में क्या है, नमक है। इन ड्रिंकिंग वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज क्वाइट लो। ड्रिंकिंग वाटर में नमक की मात्रा बहुत कम होती है। वाटर फ्रॉम ओशियन एंड सीज हैज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ट्रू और फॉल्स में अगर ये आएगा तो आपको समझना चाहिए। ओके, हेंस इट टेस्ट सॉल्टी, इसलिए वो हमें कैसा लगता है, उसका टेस्ट सॉल्टी लगता है, नमकीन लगता है। समंदर का पानी तो आप लोगों ने चखा ही होगा ना, गए होंगे ना बीच बीच में, पानी में तो डुबकियां लगाई होगी ना तुम लोगों ने समंदर के, तो मुंह में पानी जाने के बाद कैसा लगा था, खारा खारा लगा था ना। हाँ, तो उसी को सॉल्टी वाटर कहते हैं। ठीक है, थिंक लिटिल, वेयर डज द वाटर फ्लोइंग थ्रू दी रिवर्स गो इन दी एंड। नदी की जो पानी है बहते बहते आखिर में किससे जाकर मिलती है, किससे जाकर मिलती है? मुझे तो पता है, तुम लोग को पता है? पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, आर देयर वॉल्केनिक इरप्शन इन द सीज। समंदर में भी क्या बोलते हैं वो, ज्वालामुखी फटता है क्या? समंदर के अंदर ज्वालामुखी फटता है क्या? तो भाई बिल्कुल फटता है। देखो, वॉल्केनो अंडर दी ओशियन। अभी जब तुम लोग ओशियन देखो, कभी कभी समंदर में ना तुम लोग को ऐसे बेट्स दिखाई देते हैं ना, बीच में ही बड़े बड़े पत्थर और जमीन दिखाई देता है, तो वो किसका परिणाम है? वो वॉल्केनो का परिणाम है। उसकी वजह से ही वो आइलैंड्स बोलते हैं ना, तुम लोग उसको आइलैंड्स बोलते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? समंदर के बीचों बीच कोई जाके बनाता है वहाँ पे? नहीं, वो वॉल्केनो जो होता है ना, उससे ही वो बनता है। अभी समंदर के किनारे के जितने भी काले पत्थर दिखते हैं तुम लोगों को, वो वॉल्केनो का ही नतीजा है। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन। देयर इज एबंडेंट एक्वेटिक लाइफ इन द ओशियन। अभी समंदर के अंदर बहुत ही जीव रहते हैं। ठीक है, उन्हें एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं ना हम लोग, एक्वेटिक लाइफ। फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स टू ह्यूज व्हेल्स। अभी ऐसे भी जीव रहते हैं समंदर में जिन्हें हम लोगों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, और वहाँ से लेके सूक्ष्म जीव से लेके बड़े जायंट वेल तक, ह्यूज वेल तक हम लोगों को सब जीव समंदर में देखने के लिए मिलते हैं। सब छोटे बड़े, विजिबल, इनविजिबल, ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ्स। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स है, समंदर में रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग आर फाउंड इन दी ओशियंस। वंस दे डाई देयर रिमेन्स एक्यूमुलेट इन ओशियंस। अभी जब वो मरते हैं तभी वो समंदर में ही होते हैं, उसी में वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, समंदर के अंदर ही। ऑल रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स और हिली एरियाज फाइनली मीट दी ओशियंस। अभी यहाँ पर इन लोगों ने सवाल पूछा था ना हम लोग को, समंदर नदियों का पानी आखिर में कहाँ जाता है? Where does the water flowing through the rivers go in the end? तो वो कहाँ जाता है? All rivers flowing from mountains or hilly areas finally meet the oceans. This is very important. मैं जितना भी अंडरलाइन कर रही हूँ वो तुम लोगों के एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, आते ही है मोस्टली, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बोलती हूँ। Sediments from eroded lands, trees and bushes flowing with the water
dead remains etc. enters the ocean with this river water. अभी ये भी एग्जाम में पूछेंगे आपको कि नदी के पानी के साथ साथ ओशियन में और क्या क्या जाके मिलते हैं। तो उसमें पेड़ पत्ते पौधे, फिर डेड रिमेन्स वाटर के साथ पानी में जाते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना तुम लोग। इन बोथ द अबाव प्रोसेसेस द डेड रिमेन्स डिकम्पोज रियलाइजिंग वेरियस मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन द ओशियन वाटर। अभी ये जो भी आता है ना नदी की पानी के साथ बह के, तो वो क्या होता है, वो जो डेड होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद वो अलग अलग उसमें से क्या होता है, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स तैयार होते हैं समंदर के अंदर। अंडरलाइन दिस। तो वो डिकम्पोज होके क्या निकलता है, वेरियस मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जो होता है वो ओशियन के पानी में जाके मिल जाता है। ओके, महासागर के पानी में जाके मिल जाता है। वॉल्केनिक इरप्शंस ऑकर ऑन लैंड। जमीन के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है। सिमिलर वॉल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस इन द ओशियन एज वेल। और इसी तरह से वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो समंदर के अंदर भी होता है। ओके, ज्वालामुखी फटता है समंदर के अंदर भी। सी फिगर 6.3 ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस डिफरेंट मिनरल्स, एशेस, सॉल्ट्स एंड गैसेस आर एडेड टू दी वाटर। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो पानी में क्या ऐड होते हैं, ये एग्जाम में सवाल आएगा। तो क्या ऐड होते हैं, मिनरल्स, खनिज, एशेस, राख, सॉल्ट, नमक एंड गैसेस आर एडेड टू दी वाटर। दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स इन ओशियन वाटर। और इसकी वजह से ओशियन वाटर में सॉल्ट और मिनरल्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अभी ये देखो यहाँ पर दिखाया है हम लोगों को वॉल्केनिक अंडर ओशियन 6.3 डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो राख, जैसे वो पत्थर बित्थर सब उड़ते हैं जैसे ज़मीन पे होता है, वही प्रोसेस है समंदर के अंदर भी ये होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो समंदर का पानी है, महासागर का जो पानी है, ओशियन का जो पानी है, उसके लेवल में सॉल्ट और मिनरल्स की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ड्यू टू दी कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ ओशियनिक वाटर्स द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस। और इसी तरह से कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन होता रहा ओशियंस के अंदर, तो समंदर में नमक की मात्रा जो है वो बढ़ती ही जाती है। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि समंदर का पानी खारा क्यों होता है। क्यों खारा होता है, तो समंदर के अंदर जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो ज्वालामुखी फटता है, उसके तो राख पीक सब उड़ते हैं, तो उससे वो क्या होता है, समंदर में मिनरल्स और सॉल्ट की जो मात्रा होती है वो उसमें बढ़ जाती है। इसकी वजह से समंदर का पानी खारा होता है। और जितनी बार वॉल्केनो आएंगे उतना खारा होएगा, कितने वॉल्केनो आएंगे उतना और खारा होता जाएगा वो पानी। समझ में आया, खबर पड़ी कि नहीं? हाँ, अभी कभी भी जाओगे ना बीच पे तो अपने घर में के लोगों को बताना ये क्यों है समंदर का पानी खारा। All these things make the ocean water salty. What is reason for salty ocean water? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, समंदर का पानी खारा क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है, समझ गए? वेरी गुड। द
Salinity of ocean water is different at different places. अभी ये जो है ना सब जगह पे वो एक ही तरह का होगा ऐसे नहीं है. सैलिनिटी का मतलब होता है क्षारता. क्षारता बोले तो क्या, उसका खारापन. उसका खारापन जो होता है वो हर जगह पे एक जैसा ही होता है, ऐसे नहीं है. ओके. सैलिनिटी इज expressed in terms of mils particles per thousand. Okay, the average salinity of oceanic water is 35 degree. ये 1000 के इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग. 1000 में वो 35 डिग्री होगा. The Dead Sea is known to have the maximum salinity. डेड सी में सबसे ज़्यादा क्षारता होती है, सैलिनिटी होती है, खारापन होता है. इट्स सैलिनिटी इज 332 डिग्री पर हजारी. ओके, थाउजेंड्स में अगर हम लोग उसे काउंट करते हैं तो पार्टिकल्स पर 1000 दिया हुआ है यहाँ पे, देखो. तो इसको रीड करते समय हमें ऐसे है 35 डिग्री पार्टिकल्स पर 1000. ठीक है, आई होप आई एम राइट. यस. और डेड सी में सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देती है. फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपको आएगा. तो ज़रा इसको अच्छे से समझ लो, और मुझे लगता है तुम लोग को आसानी से समझ में आ भी रहा है ना. कितना इजीली सिखाती हूँ ना मैं. तो लाइक दिया है कि नहीं तुम लोगों ने अभी तक? नहीं दिया, जाने दो फिर, मैं अभी नहीं सिखाती हूँ, छोड़ो. लाइक नहीं देने का है तो मेरे को सिखाने का भी नहीं है. तुम लोगों को इतना क्या भाव खाते हो तुम लोग. दे दिया, अरे वाह, वेरी गुड. चलो तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम दी सॉल्टी वाटर्स. अभी हम लोगों को नमकीन पानी में से ही नमक मिलता है. ओके. अभी सॉल्ट हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर आएगा सॉल्टी वाटर में से मिलता है. ठीक है, हाँ. Salt as a substance is obtained by constructing salt pans in the coastal areas. अब ये है ना, तुम लोग कभी भी देखोगे ना समंदर के किनारे पर कहीं जाते हैं ना तुम लोग, बीच बीच में, तो कहीं कहीं पे है ना तुम लोगों को इस तरह से ये दिखाई देंगे. क्या बोलते हैं भाई इसको ये लोग? सॉल्ट पैंस बोलते हैं. देखो ये है यहाँ पे सॉल्ट पैंस. ओके. तो अभी ये सॉल्ट पैंस है नहीं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता है. दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट रुको भाई, जरा मुझे दिखाने तो दो. अभी ये है ना, क्या करते हैं ना लोग, समंदर के किनारे पे जो रेत होते हैं ना, तो उसको है ना कैसे वो खेत में वो सब्जी डालने के बाद वो कैसे करते हैं, फिर ये ना ये है ना इस तरह से ऊंचा करते हैं. ये वाला पोर्शन जो है ना ऊंचा करते हैं. फिर ये वाला पोर्शन ऐसे ऊंचा करेंगे रेत से ही. हाँ, फिर इसको ऐसे ऊंचा करेंगे यहाँ पे ऐसे. जितना दिख रहा है उतना देखो, समझ में आ जाएगा तुम लोग को. ठीक है. फिर इसके बीच में है ना पानी डालेंगे वो लोग रेत में ही, समंदर के किनारे पे, और उसको सनलाइट से वो इवेपोरेट हो जाता है पानी. और फिर बचता है जो हम लोगों ने प्लेट का एक्सपेरिमेंट किया था, अभी सेम वही प्रोसेस है. तो इसमें ये लोग समंदर का पानी डाल देते हैं, फिर उसमें का जो वाटर होता है वो वेपर हो जाता है और सनलाइट की वजह से, और सिर्फ नमक बचता है. इस तरह से नमक बचता है. ये देखो यहाँ पे पूरा वेपर हो गया, उसका समंदर का वाटर का वेपर हो गया. ओके. फिर इसमें सिर्फ नमक बचा है अभी. ठीक है. अभी क्या लिखा है इन लोगों ने, देखते हैं हम लोग. So we obtain salt from the salty water. Salt as substance is obtained by constructing salt pans in the coastal areas. अगर तुम लोग को एग्जाम में पूछा नमक किस तरह से तैयार किया जाता है, तो उसका ये आंसर होगा. कोस्टल एरियाज में सॉल्ट पैंस बनाए जाते हैं. सी फिगर 6.4 जो मैंने अभी आपको दिखाया. सॉल्ट इज एन आइटम इन अवर डाइट. अपने खाने में का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है. Many minerals like phosphate, sulfate, iodine, etc. are also obtained from the sea. Very, very important. Okay.
वी डिपेंड ऑन ओशियंस टू सम एक्सटेंट ऑफ मिनरल्स। तो हम लोगों को कुछ मिनरल्स पाने के लिए, खनिज पाने के लिए समंदर के ऊपर, महासागर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। वेयर डिड ऑल दिस वाटर ऑन द अर्थ कम फ्रॉम? अगेन द इंटरेस्टिंग के कहाँ से आता है भाई अर्थ के ऊपर इतना सारा पानी, और ज़मीन इतना कम क्यों है और पानी इतना ज़्यादा क्यों है? तो भाई देखते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे ना तो एक सीरियल आता था हम लोग, तो ऐसे हम लोग को अशोक कुमार आके बोलते थे। तो देखते हैं हम लोग, छुटकी ने क्या किया, बड़की ने क्या किया, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया खाना जो देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है भाई। मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। तो वेरियस फूड आइटम्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो see figure 6.5 and answer the following questions. What items are included in our diet? Which items amongst those shown come under non-vegetarian food? Which of these are prepared from aquatic creatures? ये तो बहुत आसान है ना? हाँ, तो भाई ये क्या है देखते हैं हम लोग। ये जो है ना फिश फ्राई जो है एक्वेटिक है क्या नहीं? ये राइस नॉन वेजिटेरियन है। ये है ना साबूदाना का पकोड़ा दिख रहा है मेरे को, ये नॉन वेजिटेरियन है भाई। ये भी वड़ा पाव है, ये भी नॉन वेजिटेरियन है। ये क्या है भाई? पाव भाजी नॉन वेजिटेरियन है। इडली नॉन वेजिटेरियन है। प्रॉन्स, ये जो है प्रॉन्स ये है समंदर का क्रीचर। ये जो चिकन है ये नॉन वेज है, लेकिन ये समंदर में का नहीं है। और ये है थेपला, आई थिंक ये भी वेजिटेरियन है। ठीक है, और जो है ना मेरे को लगता है ये सबसे पर जो है ना ये मटन है, मीट। ओके, गुजराती लोग आई एम सॉरी। ठीक है, जैन गुजराती जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों को मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ा रही हूँ ना भाई, है क्या नहीं? ठीक है, तो आप एक एजुकेशन के हिसाब से आप लोग देख रहे हैं। इसमें से हम लोगों ने वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन देखे। अरे ये भी है ना पराठा ही है शायद, ये थेपला है ना? ये थेपला है, ये पराठा है, थाली पीठ, ऐसे कुछ है रोटी का आइटम, लेकिन वेज है, जो भी है वो वेज है। ठीक है, और समंदर में के कितने आइटम है इसमें? 1 and 2, ये फिश पापलेट। नाउ एक्सप्लेनेशन। मेनी ऑफ अस इंक्लूड फिश इन आवर डाइट। हम लोग ज़्यादातर हमारे खाने में फिश यूज़ करते हैं, बहुत से लोग। वी गेट फिश फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज। फिश हमें कहाँ से मिलता है? रिवर्स, लेक्स एंड सीज। द प्रोपोर्शन ऑफ फिश इन सीज इज मच ग्रेटर देन of those in rivers and lakes। अभी समंदर में जो हमें फिश मिलते हैं वो रिवर एंड लेक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा समंदर है तो फिश उसमें कितने सारे होंगे, है क्या नहीं? तुम लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में वो लोग फिशिंग करने के लिए कहाँ कहाँ पर जाते हैं, है क्या नहीं? और कितने बड़े बड़े फिश वो लोग पकड़ते, कितनी लार्ज क्वांटिटी में वो लोग पकड़ते। देखा है कि नहीं? तुम लोगों ने देखा है तो मैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। कैचिंग मरीन एनिमल्स इज अ लार्ज स्केल एक्टिविटी इन द वर्ल्ड ओवर। सारी दुनिया में है ना समंदर के जो भी जीव है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जाता है। Though food is the major purpose of this activity, marine animals are also used for the production of fertilizers। अभी मरीन एनिमल्स जो समुद्री जीव है उससे क्या क्या बनाते हैं? देखो, मरीन एनिमल्स, व्हाट आर यूजेस ऑफ मरीन एनिमल्स? दे यूजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ fertilizers, pharmaceuticals,
फार्मास्यूटिकल्स आप लोग डी विटामिन के लिए खाते हैं ना, D3 वगैरह वो, फिश ऑयल वगैरह वो, एंड ऑल्सो इन रिसर्च, और रिसर्च करने के लिए भी उनका यूज़ करते हैं। इन इंडिया पीपल मेनली कंज्यूम प्रॉन्स, उसे कोलम्बी भी कहते हैं, काल्म यानी तीसरे, ये तीसरे क्या होता है, सिंपला होता है वो, सॉरी आई डोंट नो, तीसरे, क्रैब्स, खेकड़े, सीरफिश, अच्छा सुरमई, देन मैक्रिल, बांगड़ा, ओके, देन पॉम्फ्रेट, पापलेट, ओके, इंडियन शार्क, मोरी, आई डोंट नो इंडियन शार्क का, मैं बहुत लिमिटेड फिश जानती हूँ। इंडियन सैल्मन मीन्स रावस, ओके, यस। तो ये जो है ना फिश इंडिया में लोग ज़्यादा खाते हैं। तो राइट टू नेम्स में ना ये आ सकता है। तो पापलेट एंड सुरमई तो लिख ही सकते हैं ना तुम लोग, है क्या नहीं, कोलमी भी लिख सकते हैं ना, प्रॉन्स, क्रैब भी लिख सकते हैं, खेकड़ा, ओके। उसके बाद है मेनी अदर टाइप्स ऑफ मरीन एनिमल्स आर कंज्यूम्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरह से बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग ये खाते रहते हैं, समंदर में के आइटम जो होते हैं वो लोग खाते रहते हैं उन लोगों के एरिया के हिसाब से। The life of people from countries that have a coastline largely depend on the sea, especially if there are few other occupations. अभी जितने भी देश है जो समंदर किनारे पर बसे हुए हैं, तो वो लोग मोस्टली समंदर के ऊपर ही उन लोगों का जो लाइफ है वो डिपेंडेंट होता है। तो वो लोग है ना, सबसे ज़्यादा उन लोगों के फूड में तुम लोग देखोगे तो सी प्रोडक्ट ही ज़्यादा रहते, ओके। तो जैसे कि है सेचेल्स, मॉरिशस, मालदीव्स एटसेट्रा। सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव्स एटसेट्रा आर सम ऑफ दीज। एग्जाम्पल में अगर पूछेंगे तो 2 नाम लिख सकते हैं तुम लोग इसमें के, ठीक है। अभी यहाँ पर है ना, इन लोगों ने हम लोगों को चार्ट दिया हुआ है भाई, तो ये चार्ट है ना तुम लोग देख लेना, ठीक है। प्लेस बीजिंग, कंट्री चाइना, मीन मैक्स टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है यहाँ पर हम लोगों को लिखने के लिए कहा है इन लोगों ने। तो जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर देती हूँ तभी मैं आपको ये इसके भी आंसर्स दूंगी, ओके। द अबाउट टेबल रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स फ्रॉम सम प्लेसेस लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। स्टडी द टेबल एंड डू एज डायरेक्टेड। अभी कैसे करना है, calculate the difference between the mean, maximum and minimum temperatures and write it in the last column। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करके हम लोग को एंड में लिखना है, उसको कैलकुलेट करके 18.4 डिग्री एंड 8.4 डिग्री कैलकुलेट करके फिर जो हम लोग को आंसर मिलेगा वो यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। Highlight the rows for the places having a range of temperature over 10 डिग्री सेल्सियस with red color। जो भी आंसर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा आता है उसको हाईलाइट करना है हम लोगों को, 10 डिग्री सेल्सियस को रेड कलर से। कलर अदर रोज इन ब्लू, बाकी के ब्लू कलर से करना है। फाइंड द लोकेशंस ऑफ दीज प्लेसेस फ्रॉम एन एटलास। फिर से एक बार बोलती हूँ, 10 डिग्री से ज़्यादा
क्या है भाई, टेम्परेचर है उसको रेड कलर करो, बाकी क्या है जो उसको ब्लू कलर करो। फिर मैप में आप लोगों को हम लोग मैप्स में भी हम लोगों को ये सब ढूंढने हैं, ठीक है, जगह। विच प्लेसेस आर क्लोजर टू दी ओशियंस, कौन सी जगह है जो महासागर के नज़दीक है। टेल वेदर द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट दीज प्लेसेस इज लेस और मोर, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है या ज़्यादा है वो। What might be the main reason leading to differences in the temperature range of different places? अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर रेंज होता है, उसका रीजन, अरे मैं कहाँ चली गई, हाँ रीजन क्या है वो बताओ। In which thermal zone are all these places located? अभी ये जो जगह है वो कौन से जोन में आते हैं। Which places are far away from the oceans? कौन सी जगह है जो ओशियन से बहुत दूर है। Do those places have a greater or smaller temperature range? क्या वहाँ पर भी इस तरह से smaller and greater temperature range है। Mention the places having the smallest and greatest temperature range, जहाँ पर smallest and greatest temperature range है उसे mention करो आप लोग। Draw a graph for the above data. Use a proper color scheme. और इसको है ना आप लोगों को बराबर से डेटा ड्रॉ करना है और उसको प्रॉपरली कलर भी करना है। Explanation. You must have realized from the above activity that there are differences in the temperature of different places on the earth. अभी इससे ये तो हमें पता चल गया कि अर्थ के जगह जगह पे टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। सिमिलरली देयर इज डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, और इसी तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में भी डिफरेंसेस होते हैं। दिस डिफरेंस इज लेस इन द कोस्टल रीजन्स नियरनेस टू द सी, तो ये जो डिफरेंसेस है ना हम लोग को समंदर के नज़दीक की जगहों पर बहुत कम दिखाई देते हैं। ओके, व्हाइल इट इज मोर इन द रीजन फार अवे फ्रॉम द सी कॉन्टिनेंटलिटी, और ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को कहाँ पर दिखाई देता है, समंदर से जो बहुत दूर है ऐसे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हम लोगों को उसका जो प्रमाण जो है ना हमें कम दिखाई देता है। वाइल इट इज मोर इन द रीजन, ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, फार अवे फ्रॉम द सी। दिस मीन्स दैट इन रीजन्स क्लोज टू द ओशियन, सीज और लार्ज रिजर्वर्स there is not much of a difference in the temperature throughout the day. अभी इसका ही मतलब ये है कि ओशियन, सीज और जो भी बड़े बड़े पानी की जगह है वहाँ पर दिन भर का जो तापमान है ना उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। The main reason for this is mixing of vapor released through evaporation of water from these water bodies into air. अभी इसका रीज़न क्या है कि ये जो समंदर में जो इवेपोरेशन होता रहता है वो हवा में मिक्स हो जाता है। ओके, और यही इसका मेन कारण है कि हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। This vapor in the air absorbs and stores the heat released from the land. अभी ये क्या करता है ना, जो गर्मी जो ज़मीन में से रिलीज हुई रहती है वो हवा में पकड़ के रखता है। बोलते हैं हम लोग ह्यूमिड क्लाइमेट है, दमट हवामान बोलते हैं उसको। अभी जैसे हम लोग बम्बई में रहते हैं तो समंदर का किनारा नज़दीक है, इसकी वजह से हम लोग को ठंडी के जो मज़े होते हैं ना वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। वही तुम लोग पूना में जाओ,
समंदर से जैसे जैसे दूर जाओगे तुम लोगों को ठंडी ज़्यादा मिलेगी। Hence the temperature in coastal areas remains equable। अभी ये एग्जाम में आपको जरूर आएगा, एग्जाम में ये सवाल जरूर आएगा। समंदर के किनारे के जो हवा है उसमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि वेपर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो जमन से जो हीट रिलीज होता है उसको, और वो हमको रात भर देते रहता है, जिसके मारे हम लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ठंडा होने नहीं देता। यू हैव स्टडीड दैट द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स नियर परपेंडिकुलर सन रेज। अभी ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि इक्वेटोरियल रीजन जो बोलते हैं विषुववृत्तीय जो प्रदेश है उसमें जो सनलाइट होती है ना वो ऐसे लंबे गिरते हैं ना, लंबाई में ऐसे गिरते हैं, परपेंडिकुलर में वो गिरते हैं सन रेज। ओके, एज अ रिजल्ट तो इसी का नतीजा ये होता है कि these areas get more heat whereas the polar regions receive highly slant rays। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, परपेंडिकुलर सनरेज की वजह से वहाँ की जो ज़मीन और पानी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ओके, और यही जो है ना पोलर रीजन्स है वहाँ पर स्लांट रेज आते हैं। दिस डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट्स इम्बैलेंस। इसमें स्लांट रेज की वजह से क्या होता है, वहाँ पर ठंडक ज़्यादा होता है। दिस डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द टेम्परेचर ऑफ एयर इन डिफरेंट पार्ट्स। और यही एक रीज़न है, ये जो गर्मी जो क्रिएट होता है वो इम्बैलेंस होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ एयर जो होता है उसमें डिफरेंस जो आता है वो इस वजह से आता है। ओके, क्यों? क्योंकि ज़मीन और पानी जो होते हैं वो जो गर्म होने की जो ये है ना क्षमता उसकी, यहाँ पर क्यों गर्म ज़्यादा होते हैं विषुववृत्तीय जगह पे, और यहाँ पर कम होते हैं पोलर रीजन्स में। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि स्लांट रेज होते हैं सन के वहाँ पर, और जहाँ पर परपेंडिकुलर रेज सन रेज होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, इसके लिए वहाँ पर ज़मीन और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, और पोलर रीजन में वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंडक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्लांट रेज गिरते हैं। ओके, this differential heating creates imbalance in the temperature of air in different parts. This leads to formation of belts of high and low pressure on the earth। अभी एग्जाम में ये सवाल आएगा भाई, बेल्ट प्रेशर जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट प्रेशर जो होता है वो कम ज़्यादा क्यों होता है? तो इसका आंसर जो है आप लोगों को यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से इक्वेटोरियल रीजन में परपेंडिकुलर सन रेज गिरते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक अर्थ तक। ठीक है, विंड्स ब्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस इन दीज बेल्ट्स। अभी जब हवाएं बहती है इस बेल्ट्स के ऊपर जो प्रेशर ऑफ एयर होता है, प्रेशर जो होता है वो बहुत अलग अलग होता है, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है, उस हिसाब से हवाएं बहती है। दीज विंड्स आर कॉल्ड प्लैनेटरी विंड्स। हाँ, अभी ये भी एग्जाम में आएगा आपको सवाल। या फिर राइट शॉर्ट नोट्स प्लैनेटरी विंड्स, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से। These winds move the oceanic water in the form of currents। अभी ये जो हवाएं है वो क्या करते हैं, समंदर में करंट निर्माण करते हैं, जिससे वो लहरें बनती है ना, लहरें, प्रवाह, समंदर बहता है ऐसे, तो वो हवा की वजह से बहता है। These currents are warm
करंट्स और कोल्ड करंट्स। अभी जिस तरह से वहाँ पर टेम्परेचर है तो वो गर्म होंगे, उनकी लहरें प्रवाह या फिर ठंडे होंगे। वार्म करंट्स मूव टूवर्ड्स कोल्ड रीजन्स एंड कोल्ड करंट्स मूव टूवर्ड्स वार्म रीजन्स। ओके, तो वार्म करंट्स जो होते हैं वो कोल्ड रीजन की तरफ ज़्यादा जाते हैं एंड कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो वार्म रीजन्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। दिस मीन्स ओशियन करंट्स मूव फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन्स टू पोलर रीजन्स एंड फ्रॉम पोलर रीजन्स टू द इक्वेटोरियल रीजन्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, you can't avoid, okay, you can't avoid this। ये जो हवाएं है ये ओशनिक वाटर की जो समंदर की जो लहरें होती है वो बनाती है। तो सम वार्म करंट जो है वो कोल्ड करंट्स की तरफ जाते हैं। दीज करंट्स आर वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। ओके, हाँ ये है। हाँ, वार्म करंट्स जो है वो किसके टूवर्ड्स जाते हैं, कोल्ड रीजन्स के टूवर्ड्स जाते हैं, और कोल्ड करंट्स जो है वो जाते हैं टूवर्ड्स वार्म रीजन्स। ओके, कोल्ड रीजन्स एंड वार्म रीजन्स। दिस मीन्स ओशियन करंट्स मूव फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन। विषुववृत्तीय क्या बोलते हैं यार उसको, पट्टा प्रदेश। हाँ, विषुववृत्तीय प्रदेश से लेकर वो जाता है पोलर रीजन एंड फ्रॉम पोलर रीजन्स टू द इक्वेटोरियल रीजन्स। ओके, ना समझ गए ना तुम लोग, पक्का? हाँ, अभी एग्जाम में आएगा तो लिखना। एक बार अगर ये नहीं समझ में आया ना तो 3-4 बार देखोगे ना वीडियो तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद लेसन रीड करना तुम लोग। लेसन रीड नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझेगा तुम लोग को। जब हम लोग लेसन रीड करते हैं तो हम लोग स्कैन करते हैं हमारे आंखों में, जैसे कंप्यूटर का स्कैनर के बिना जिस तरह से कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता, उसी तरह से रीडिंग के बिना आप अपने आँखों से उन वर्ड्स को स्कैन नहीं करके सकते, अपने ब्रेन में उसको नहीं डाल सकते। जब आप रीड करोगे तो वो स्कैन होगा और फिर वो ब्रेन में जाएगा, जमा होगा वो शब्द। और जब एग्जाम में तुम लोग आंखें बंद करते हैं ना तो वही वर्ड्स तुम लोग को दिखाई देंगे। ठीक है, जो दिमाग को खिलाओगे खुराक वही खाएगा ना। वो सिर्फ गेम्स ही खिलाते रहोगे उसको, खेल ही खिलाते रहोगे, मूवीज ही खिलाते रहोगे तो वही खाते बैठेगा वो। पढ़ाई भी खिलाओ ना उसको थोड़ा, ठीक है, तो वो भी आपको देगा ना, उसके लिए अच्छी सेहत, अच्छे मार्क्स देगा वो आपको। ठीक है, तो ये दिस लीड्स टू द redistribution of heat on the earth। तो इसी को क्या कहते हैं, यही जो है वो क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी वजह से हीट जो है वो अर्थ के ऊपर का वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है यार, समझो ना। सब मैं बोलूँ क्या तुम लोग को? द कोल्ड करंट्स मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन मेक द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज इन दैट जोन माइल्डर, whereas the warm currents coming in the colder region cause temperatures in coastal areas to rise। okay, देखो भाई, ये जो ठंडे करंट है वो गर्म की जगह पे जाते हैं तो वो वहाँ पर जाके उन्हें थोड़ी गर्माहट देते हैं। जो गर्म करंट है वो ठंडक के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो लोग उन लोगों को राहत देते हैं। ऐसे समझो ना भाई, तुम लोग समझने से मतलब है ना तुम लोगों को, है क्या नहीं? तो वी हैव सीन दिस इन फिगर 5.6। कहाँ है भाई 5.6 फिगर? कहाँ है? कटे है। एक मिनट है, मैं आती हूँ 5.6 लेके। हाँ, ये है, देखो भाई, ओशियन करंट्स। तो देखो ये जो है ना, तुम लोग देख लेना पेज नंबर 27 में, तो उसको देख लेना कि करंट्स कहाँ से जाते हैं और कहाँ पे जाते हैं।
सब इसमें डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने सिखाया भी है, तो एक बार ये लेसन भी देख लोगे तो तुम लोग चलेगा तुम लोग को। और देखो यहाँ पर ये दिए ना एरोज, वार्म करंट, रेड जो है वो है वार्म करंट्स, एंड ब्लू जो है एरोज वो है कोल्ड करंट्स, ठीक है। दिख रहा है ना तुम लोग को, वार्म एंड कोल्ड, ठीक है। तो जरा ये जो मैप है उसको जरा स्टडी कर लेना तुम लोग, ठीक है। ओके, तभी हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5.6 दिखाया मैंने तुम लोग को। नाउ the ocean act as the controller of global temperature in the two ways described above। तो ऊपर हम लोगों ने क्या देखा भाई, ये लोग क्या करते हैं, सारे वर्ल्ड में जो भी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल में लाने का काम करते हैं। जो गर्म है वो ठंडे की ओर जाता है, ठंडा है वो गर्म की ओर जाता है, वो राहत देने का काम करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। The oceans have a vast expanse, therefore huge amount of vapor get created। ये तो भाई सीधी सी बात है, इतना बड़ा ओशियन है तो वेपर भी तो बहुत ज़्यादा होता होगा उसमें का, है ना, वाटर वेपर। दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली। और ऐसा है क्या, ये एक दिन के लिए हुआ, एक घंटे के लिए हुआ, ऐसा है क्या? नहीं, ये चलते ही रहता है कंटिन्यूसली। फ्रॉम दिस वेपर द अर्थ गेट्स रेनफॉल। ये तो हम लोग ने सीखा हुआ है ना, बारिश कैसे गिरता है करके, याद है क्या नहीं तुम लोग? क्या भूल गए तुम लोग? याद दिलाओ? ठीक है भाई, याद दिलाती हूँ। अभी देखो भाई, ये है समंदर, जितने भी वाटर है अपने धरती पे, नदियाँ है, लेक्स है, तालाब है, जो भी है, समंदर है, तो इसका जो पानी होता है वो वेपर होके जाता है, ठीक है। अभी गर्मी के बाद ही बारिश क्यों गिरता है भाई? गर्मी के बाद ठंडी क्यों नहीं पड़ती है, क्या नहीं? रीजन है ना उसके पीछे। गर्मियों में जो पानी है ना अर्थ के ऊपर का, वो सनलाइट की वजह से गर्म होता है, गर्म होने की वजह से उसका वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर होके वो ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाके उसके क्लाउड्स तैयार होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाती है, ये हम लोगों ने सीखा है क्या नहीं? फिर ये जो क्लाउड्स होते हैं उसमें से फिर हम लोगों को बारिश मिलती है। दिस इज द वाटर साइकिल, ठीक है। ये जो बारिश आती है इससे हम लोग को पानी मिलती है, फिर ये बारिश का पानी भी समंदर में गिरता है, फिर वो हर जून जुलाई में, फिर समर में उसका फिर से वेपर होता है, फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर उससे क्लाउड्स बनते हैं। ये मैंने पूरा सिखाया हुआ है तुम लोग को, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक बार तुम लोगों को याद दिला दिया है शॉर्टकट में, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अभी ऐसे मत बोलना कि कुछ समझा ही नहीं, दूर से दिखाओ। तो ये देख लो, ये है नदी, पानी, समंदर, तालाब, उसमें का पानी का वेपर गया ऊपर, फिर वो बन गए उसके क्लाउड, क्लाउड में से गिरा पानी, फिर पानी का हो गया वेपर, फिर वो गया ऊपर, फिर उसका बना सनलाइट की वजह से वाटर वेपर होता है, ये मत भूलना तुम लोग, ठीक है। हाँ, सनलाइट की किरणों की वजह से समंदर के पानी की भाप बनती है, फिर वो ऊपर जाती है धीरे 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 धीरे, है ना, इतने बड़े समंदर का। फिर यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ऊपर वेपर जो जाता है, तो फिर उसमें से बारिश आती है जुलाई में, जून जुलाई में, फिर वो पानी होता है, फिर पानी का वेपर होता है, फिर ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, फिर पानी आता है, फिर पानी बनता है, फिर वेपर होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं। समझ गए? हाँ समझ गए, अभी भूलना मत। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ, हाँ इस तरह से जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। The ocean have the vast expanse, therefore huge amount of vapor gets created. This process goes on continuously. From this vapor, the earth gets rainfall. अंडरलाइन करो। पेंसिल लेके बैठने को बोलती हूँ ना, तुम लोग भूल क्यों जाते हो हमेशा?
फिर मम्मी को नचाओगे बेचारे को, अरे मम्मी मम्मी, बहुत एहसान कर रहे हो ना पढ़ाई करके मम्मी के ऊपर। बेचारी वो मम्मी भी किचन में से भाग भाग के आएगी, अरे अरे मेरे बच्चे को पेंसिल दो, अरे मेरे बच्चे को इरेजर दो। नाटक, तुम लोग के बहुत नाटक बढ़ गए अभी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओशियंस आर द सोर्स ऑफ रेन्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ओशियंस आर द सोर्स ऑफ रेन्स। समंदर का पानी, समंदर महासागर जो है वो पानी का सोर्स है, बारिश का सोर्स है, माध्यम है, मीडियम है। द रेन वाटर फ्लोज थ्रू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड फाइनली फ्लोज बैक इनटू ओशियन। सब नदी तालाब सब भरने के बाद आखिर में वो सब कहाँ आके मिलते हैं? ओशियन में आके मिलते हैं, है ना। दिस मेक्स इट क्लियर दैट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द वाटर साइकिल टेक्स प्लेस इन द ओशियन। तो इसी का मतलब ये होता है कि शुरुआत से लेके आखिर तक सब कुछ जो क्रियाएं होती है, शुरुआत भी होती है महासागर से और ख़त्म भी होती है आके आखिर में सब कुछ आके नदी तालाब जो भी है वो समंदर में ही आकर मिल जाते हैं। है समझ में आया? आसान लग रहा है ना? अभी अच्छा सिखाती हूँ क्या नहीं मैं? डू यू नो, as the regions close to the sea have an equable climate, the density of population is high in these areas. The coastal regions have always attracted man due to its climate, abundance of food and various products obtained from the sea. अभी देखो, अभी ये जो समंदर का किनारा मिला है इंसान को, जिसकी वजह से इस जगह पे क्या ज़्यादा होती है, डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और समंदर के किनारे पर रहने की वजह से उन लोगों को बहुत सारे समुद्री खाद्य यानी फिश, मच्छी बिच्छी खाने को मिलता है क्या नहीं। लोग कहाँ जाते हैं अट्रैक्ट होके? गोवा बीच पे जाएंगे, जुहू बीच पे जाएंगे, गोराई बीच पे जाएंगे, मनोरी बीच पे जाएंगे, है ना। और स्विट्जरलैंड में भी जाएंगे तो बीच पे ही जाएंगे। क्यों? वहाँ पे जो सी फूड और वहाँ के जो समंदर के रिलेटेड जो भी है बहुत ज़्यादा मिलता है तुम लोगों को, है क्या नहीं। इसके लिए तुम लोगों को वो ये अट्रैक्ट करता है। ओके, खत्म हुआ क्या नहीं? ओहो, अभी और कितना है भाई? हाँ हाँ हाँ, अभी यही 2 पेज है यार, 1 मिनट। ओ ओ ओ 3 पेज है भाई, 3 पेज है। क्या करूँ कंटिन्यू? चलो ख़त्म ही करते हैं। फिर तुम लोग का पार्ट 1 कहाँ गया, पार्ट 2 कहाँ गया, झंझट ही नहीं चाहिए मुझे। नाउ डू यू नो, इन फ्यूचर इट विल बी पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ ओशियनिक वेव्स एंड टाइड्स। अभी भविष्य में, एक्चुअली तो अभी तो ये तो चल ही रहा है, आई थिंक अभी भी समंदर के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कर रहे हैं आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, समंदर की लहरों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है ऑलरेडी। नाउ it is possible to convert the saline ocean water into potable drinking water. This will reduce the scarcity of drinking water to some extent. The drinking water in the city of Dubai is in United Arab Emirates is being made available through this method. अभी क्या हो रहा है मालूम है? अभी देखो समंदर का पानी तो सलाइन है ना, क्षार युक्त बोलते हैं उसको, खारा है ना। तो इसकी वजह से हम लोग इसे पी नहीं सकते। पी सकते हैं क्या तुम लोग? नहीं पी सकते हैं तुम लोग। अगर ज़बरदस्ती पियोगे भी तो उल्टियाँ हो जाएंगी तुम लोग को, ठीक है। तो इसके लिए कभी पीने को मत जाना। तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? अभी उसे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर बनाने की बना रहे हैं। कहाँ पर? दुबई एंड यूनाइटेड अरब में, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, समंदर के पानी को ही मीठा बना के, पोर्टेबल पीने लायक बना के, उसी पानी को वो लोग
पी रहे हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश ही नहीं होती है, पूरा रेत ही रेत है। जैसे राजस्थान में है पूरा रेत, उसी तरह से वहाँ पर भी है। तो वो लोग क्या करते हैं, समंदर के पानी को ही पोर्टेबल बनाते हैं। अभी ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट, खारफुटी बने बोलते हैं उसको मराठी में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में आता है। इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ सी कोस्ट एंड इन द एरियाज ऑफ estuaries the soils are saline and the climate humid। अभी जहाँ पर दलदल का भाग होता है समंदर का, ऐसी जगह पे क्या होता है, एक तो खारी हवाएं चलती रहती है और ह्यूमिड हवामान होता है, ज़मीन भी खारी रहती है वहाँ की। इन सच एरियाज मैंग्रोव फॉरेस्ट विथ तिवारी एंड सुंदरी ग्रो वेल। तिवारी है क्या ताइवरी है भाई? तिवरी, ओके। तो ऐसी जगह पे तिवरी के जंगल और सुंदरी के जो फॉरेस्ट है वो ग्रो हो रहे हैं अच्छी तरह से, जो खारा पानी लगता है उसके लिए। द वुड ऑफ मैंग्रोव ट्रीज इज लाइट एंड ऑयली। तो वहाँ पर जो लकड़ा होता है ना मैंग्रोव ट्रीज का, वो कैसा होता है, हल्का भी होता है और ऑयली भी होता है और टिकाऊ भी होता है वो, ठीक है। इट लास्ट्स लॉन्गर, बहुत ज़्यादा वो टिकाऊ भी होता है। इट इज़ यूज एज फ्यूल एंड ऑल्सो फॉर शिप बिल्डिंग। अभी उसको के ईंधन के रूप में भी वो लोग यूज़ करते हैं, कुछ भी जलाना बिलाना होगा तो उसके लिए उसका उपयोग करते हैं, और फिर नाव बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है ना और लकड़ा खराब नहीं होता है। इसके लिए शिप बिल्डिंग के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ मैंग्रोव ट्रीज वुड, यूजेस ऑफ मैंग्रोव ट्रीज, या फिर क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो दोनों सवालों का यही जवाब है कि किस काम के लिए यूज़ करते हैं या क्यों यूज़ करते हैं, दोनों आएंगे तो आपको जवाब आना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ऑयली होते हैं और हल्के भी होते हैं। इसकी वजह से उस लकड़ी को यूज़ किया जाता है। द मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज फ्रॉम ह्यूज वेव्स। अभी ये जो बड़ी बड़ी लहरें आती है ना, तो ये जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करता है उन बड़ी बड़ी लहरों से। किसको? फॉरेस्ट को। These forests also protect the biodiversity in the coastal areas। और वहाँ पे जो रहने वाले जीव है उन्हें भी वो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, अलग अलग तरह के जो जीव रहते हैं वहाँ समंदर के किनारों पर कोस्टल एरियाज में, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने का वो काम करते हैं। इफ़ दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड नियर कोस्टल टाउन दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ दीज टाउन्स। तो अभी ये जो कोस्टल एरिया, ये जो जंगल है, इसके बाजू में जो भी शहर बसे हुए हैं उन शहरों को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस, लंग्स, यानी फुफ्फुस जो होते हैं ना, अपने लंग्स जो होते हैं ना छाती के अंदर, ऐसे माना जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो जंगल है वो सिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। Now next find out, collect information about how a natural pearl is formed। मोती, कुदरती तौर पे मोती कैसे तैयार होते हैं वो। Which oceanic organism develops it। कौन सा ओशियनिक ऑर्गेनिज्म है जो उसे बनाता है। In which sea it is found in India। और सबसे ज़्यादा वो कौन से समंदर में, इंडिया के कौन से समंदर में मिलते हैं मोती। उसके बाद है ओशियंस एंड रिसोर्सेस। ओशियन यानी महासागर होते हैं और उसके रिसोर्सेस। वी हैव सीन अर्लियर दैट वी ऑब्टेन सॉल्ट, फिश, शेल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ओशियंस। राइट शॉर्ट आंसर्स में आएगा तो ये लिख सकते हैं तुम लोग।
Besides these, we get minerals like iron, lead, cobalt, sodium, manganese, chromium, zinc, etc. कौन से मिनरल्स मिलते हैं ओशियंस में? तो इसका ये है आंसर, फ्रॉम द ओशियन फ्लोर। वी ऑल्सो गेट मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ये कुछ पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो 1 है ये है लीड, 2 में ये दिखाई दे रहा है ये है कोबाल्ट, ये है मैंगनीज और ये है आयरन ओर। आयरन ओर है ये, यहाँ पे दिए हुए हैं नाम, ठीक है। वी गेट प्रेशियस आइटम्स लाइक पर्ल, corals or ornamental items like shells, as also medicinal plants from the seas। ये तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। समंदर में से हमें क्या क्या मिलते हैं? तो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इसमें सारे कवर हो गए, ठीक है। ओशियनिक ट्रांसपोर्ट यानी समंदर में से सामान यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं ना, वो। Oceans have provided us the most economic option of transportation। सबसे सस्ता है, समंदर में से कोई भी सामान यहाँ से वहाँ लेकर जाना सबसे सस्ता पड़ता है, एरोप्लेन में बहुत महंगा पड़ता है। लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ शिप्स, ट्रैवलर्स, बोट्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी में कोई भी सामान यहाँ से वहाँ ले जाना है तो हमें यही सबसे सस्ता और अच्छा पड़ता है, और सामान भी अपना सेफ रहता है। इसमें फिगर 6.8 में दिखाया हुआ है, ये देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसी तरह से लोग सामान पैक करके इसमें से लेके जाते हैं। कभी कभी महीना लग जाता है, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जाने के लिए, लेकिन सामान पहुँच जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड आउट ऑन द लार्ज स्केल यूजिंग वाटर वेज। अभी इंटरनेशनल जो भी ट्रेड्स होते हैं, व्यापार जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा समंदर में से ही होते हैं, ठीक है। महासागर में से होते हैं, ओशियंस में से ही होते हैं, वाटर वेज से ही होते हैं, बाय शिप्स। कंट्रीज लाइक स्पेन, नॉर्वे, जापान हैव अ गुड कोस्ट लाइन ड्यू टू गुड ट्रांसपोर्ट बाय ओशियन रूट्स। दीज कंट्रीज हैव गेन्ड इम्पोर्टेंस। अभी ये कोस्ट लाइन में रहने की वजह से इन्हें इम्पोर्टेंस मिला है, क्योंकि वहाँ से ट्रेड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और वो सबसे अच्छा रूट है, इसके लिए उन्हें बहुत महत्व बढ़ा है, उनका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। ओशियन करंट्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट इन वाटर ट्रांसपोर्ट। अभी समंदर की जो लहरें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए। As far as possible, water transport is carried out along ocean currents। ठीक है, अभी दूर दूर तक जब हम लोग जाते हैं ना, तो वो पहले करंट्स देखे जाते हैं कि भाई किस तरह के करंट्स है वहाँ पर समंदर में। दे एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ शिप्स एंड ऑल्सो सेव फ्यूल इन अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। अगर समंदर की लहरें वहाँ पर ज़्यादा होगा तो हम लोग को समंदर में वो जो शिप है वो चालू करने की ज़रूरत नहीं, वो लहरों में से ही शिप आगे आगे बढ़ती जाती है। ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग चालू करते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती तो बंद कर देते हैं, तो लहरें ही जो है वो शिप को लेकर जाती है उनके डायरेक्शन में। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ कंडक्टेड ऑन अ मच हायर स्केल एज कम्पेयर्ड टू अदर मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो दूसरे ट्रांसपोर्ट मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरे ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्की मटेरियल लाइक कोल, कोयला,
crude oil, raw material, metallic minerals, food grains, etc. water transport is given preference. तो इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे क्या होता है मैम, कोयला होता है, कच्चा तेल होता है, कच्चा माल होता है कोई भी, या फिर कोई मिनरल्स होते हैं, या फिर कोई फूड होता है, धान्य अनाज होता है, तो उसके लिए वो लोग ज़्यादातर ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं. इश्यू रिलेटेड टू ओशियंस. About 70.8% of the surface of the earth is occupied by water. Fill in the blanks में जरूर आएगा ये. In order to fulfill his requirement, man undertakes many activities. These lead to the production of huge amount of different types of waste. These waste material cause pollution. Pollution of oceanic water is a major and serious issue that has developed in recent items. अभी क्या हो रहा है ना, एक तो हमारे अर्थ पे 70.8% जो है वो पानी है, ठीक है. फिर इंसान जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उटपटांग हरकतें करते रहता है, और जो भी कचरा जो होता है वो समंदर में वो डालते जा रहा है. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओशियन में क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है अपना ये ओशियन, ठीक है. तो इसकी वजह से ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गया है, ओशियन में पॉल्यूशन होना, ठीक है. तुम लोगों ने देखा होगा ना न्यूज़ में भी, फिश मर जाते हैं कभी कभी, ऑयल लीकेज होता है, पॉइजन होता है, पता नहीं क्या क्या होते रहता है. तो फिश मर मर के बेचारे बाहर आते हैं. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑयल स्पिल्स, यानी जो तेल में क्या होता है, लीकेज होता है, इससे पॉल्यूशन होता है. ये देखो 6.9 में यहाँ पर दिखाया है ना, समंदर में देखो ये ऑयल स्पिल हो गया है ना. ये न्यूज़ भी देखो तुम लोग, अगर नेट पे जाकर देखोगे ना गूगल पे, तो तुम लोग को पता चलेगा. तो ये देखो यहाँ पे लीकेज हो गया, जाके मिला समंदर में. रिलीजिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द कोस्टल सिटीज़ इनटू द सीज. अभी जो वहाँ पर जो शहर में जो लोग रहते हैं समंदर के किनारे पे, वो लोग भी सारा कचरा समंदर में ही फेंकते हैं. ये आएगा एग्जाम में तुम लोग को. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार करती हूँ. क्यों पॉल्यूटेड हो रहा है, क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं. मटेरियल थ्रोन आउट फ्रॉम शिप्स. जो समंदर में जो शिप्स जाते हैं उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग फेंक देते हैं समंदर में. एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग, बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं समंदर में. कटिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन कोस्टल एरियाज. जो लंग्स कहे जाते हैं वहाँ पे शहर जो है उसके अपने ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो बड़े बड़े वेव से बचाते हैं, लेकिन उसका लकड़ा भी बहुत यूज़फुल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है. इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, उनको काटते जा रहे, ठीक है. तो ये भी बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया है. डिज़ास्टर कॉज बाय द वाटर माइंस. अभी पानी में जो सुरंग होता है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, पानी जो है उसका विध्वंस हो रहा है, विनाश हो रहा है उसका. सीवेज रिलीज बाय इंडस्ट्रीज एंड सिटीज. फिगर 6.10. ये देखो सब समंदर में माल मसाला, फैक्ट्रीज में का जो माल मसाला है सब समंदर में आ रहा है. और क्या चाहिए हम लोग को, है ना. हम लोग को बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है. हम लोग ये हमारे मौत के ये रहेंगे, क्या बोलते हैं वो, गुनहगार. अभी तो हम लोग जिंदा है, आगे की पीढ़ी को क्या देने वाले हैं पता नहीं, ठीक है. एंड एक्सकेवेशन कैरीज आउट इन दी सीज. अभी समंदर में भी खुदाई शुरू कर दी है ना लोगों ने, उत्खनन करना बोलते हैं उसको. तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है. All the things listed above lead to large scale pollution of ocean water. This is very very important बच्चों, उसको ज़रा सीरियसली करना तुम लोग, ठीक है. Some coastal regions are providing to be death trap for aquatic animals. कुछ जो समंदर के किनारे के जो शहरें हैं, जब जो मैंने तुम लोगों को बताया ना,
कि एक्वेटिक एनिमल की मौतें हो रही है इनकी वजह से। ओके, एज अ रिजल्ट मेनी एक्वेटिक एनिमल्स आर अंडर द threat of being extinct. Example, the blue whale, some types of sea turtles, dolphins, etc. और इसी वजह से क्या हो रहा है, कुछ जो समंदर के जो जीव है, एक्वेटिक जो एनिमल्स है, वो नष्ट हो रहे हैं, ठीक है, नाम शेष हो रहे हैं। जैसे कि ब्लू व्हेल है, सी टर्टल है, समंदर के जो टॉर्टॉइस होते हैं बड़े बड़े वो, एंड डॉल्फिन्स, ये जो है वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। मोस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी। द लिविंग वर्ल्ड इन द सॉल्टी वाटर इज सफरिंग फ्रॉम द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय मैन। वी मस्ट अवॉइड दिस। अभी ये तो आपको समझ में आ गया है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी है और हम उसको ख़राब कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। ओके, तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, वरना हम लोगों को ही वो भुगतना पड़ सकता है। कैन यू डू इट? समीर एंड सानिया आर प्लेइंग द गेम ऑफ शोविंग द वाटरवेज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। देयर रूट आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वन इज following the eastern route while the other is taking a route that takes to the west। अभी समीर और सानिया है वो मैप में देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। एक जो है वो ईस्टर्न देख रहा है रूट और एक जो है वो वेस्टर्न रूट देख रहा है। और लोग खेल रहे हैं वो लोग, ठीक है। पानी की जो रूट है, जलमार्ग बोलते हैं ना उसको, तो वर्ल्ड के जो मैप है उसमें वो लोग देख रहे हैं। तो एक जो है दोनों अपोजिट रूट देख रहे हैं, एक ईस्ट की तरफ से देख रहा है और दूसरा वेस्ट की तरफ से जाने वाले रूट्स देख रहा है। फ्रॉम मुंबई पोर्ट सम गुड्स आर टू बी टेकन टू लंडन इन यूके। ऑन अ मैप ऑफ द वर्ल्ड शोज एटलीस्ट 2 such route with a pencil. Write down the names of the port of different nation that fall on the route followed by each। तो अभी हमें उनके नाम बताने हैं रूट्स के। अभी ये जब आंसर देती हूँ ना तभी मैं देखती हूँ इसके आंसर देती हूँ आपको। पोर्ट्स ऑन द रूट फॉलोड बाय समीर, पोर्ट्स ऑन द रूट फॉलोड बाय सानिया। अभी समीर जो है वो कौन से रूट से जा रहा है? समीर जा रहा है ईस्टर्न रूट से और सानिया जा रही है वेस्टर्न रूट से। Which of the route you feel is shorter? That of Samir's of Sania. Which oceans does one have to pass through if one follows Samir's route or Sania's routes? Okay. अभी कौन सा ओशियन है समीर के रूट्स में और सानिया के रूट्स में? अभी देखो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। समीर के रूट में कौन से पोर्ट्स आते हैं, ठीक है, बंदर बोलते हैं उसको मराठी में। सानिया के रूट में कौन से पोर्ट आएंगे वो। फिर इसमें का कौन सा जो रूट है वो नज़दीक का लगता है, सानिया का लगता है या समीर का लगता है। विच ओशियन डज वन हैव टू पास थ्रू इफ वन फॉलो समीर रूट और सानिया रूट। अभी समीर का जो रूट है और सानिया का जो रूट है वो ओशियन के कौन से रूट को वो लोग पार करेंगे, कौन से रूट को वो लोग पार कर सकते हैं। विच ओशियन डज वन हैव टू पास थ्रू इफ वन फॉलोस, हो गया ये। व्हाट आर पनामा एंड स्विस? पनामा और स्विस ये क्या है? फॉर व्हाट पर्पज वेर दे कंस्ट्रक्टेड? उन्हें किस पर्पज से तैयार किया गया है। Have these been used in समीर और सानिया's route? क्या ये रूट का यूज समीर और सानिया को होने वाला है। फाइंड इफ देयर कैन बी एनी रूट अदर देन दी वन दैट यू हैव मार्क्ड। और तुम लोगों ने भी जो मार्क किया हुआ है ना उसमें जो वो लोग कहाँ से जा रहे, कैसे कैसे जा रहे हैं, तो उसमें कौन सा रूट, इसके अलावा लोग और कौन सा रूट यूज़ कर सकते
है। हे भगवान, क्या रूट 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 करके दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। What will you do? Different marine animals like the blue whale, turtle, starfish, etc. appear before you in your dream and complain to you. वो सपने में आएंगे और हमें कंप्लेन करेंगे। They say you humans are not allowing us to live properly. हमें जिंदा नहीं रहना दे रहे तुम लोग बराबर से। You throw the waste and chemicals that you do not want into our हाउस। जो हम लोग को ज़रूरत नहीं है वो सारे केमिकल्स तुम लोग हमारे इसमें फेंक रहे हो। द यंगस्टर इन आवर हाउस आर फॉलिंग इल ड्यू टू दिस। इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है। सम आर गेटिंग किल्ड, और कुछ मर भी रहे हैं। यू मस्ट थिंक अबाउट दिस सिचुएशन एंड रिमूव द पॉल्यूशन फ्रॉम द सीज। और इसके लिए तुम लोग को सोचना चाहिए, और ये जो समंदर में पॉल्यूशन है उसे तुम्हें रिमूव करना चाहिए। नाउ टेल व्हाट यू विल डू। अब बताओ तुम लोग क्या करोगे। थिंक अ लिटिल, व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ मैन हैड नॉट डिस्कवर्ड सी रूट्स। अगर इंसान ने सी रूट नहीं ढूंढा होता तो क्या होता। सबसे पहले सी रूट से ही सब होता था। हाँ, व्हाट विल यू डू। You live near Mumbai city. In your farm, you have produced 1000 क्विंटल of rice. अभी तुम लोगों ने 1000 क्विंटल चावल वहाँ पर जमा किया है, ठीक है, गोदाम में। There is a good demand for it in the overseas market than the local market. अभी उसका जो डिमांड है ना, उसकी कीमत हम लोग को ज़्यादा मिल रही है। कहाँ पर? हमारे यहाँ के मार्केट से फॉरेन मार्केट में हम लोग को इसकी ज़्यादा कीमत मिल रही है। अ मर्चेंट फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज रेडी टू परचेज दिस राइस एट अ गुड प्राइस बट ही वांट्स द इम्पोर्ट एट केप। तो ये जो है ना, मर्चेंट ऑफ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अभी जो साउथ अफ्रीका के जो व्यापारी है वो लोग हम लोग को ज़्यादा दाम देकर ये राइस जो है वो खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है। बट ही वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट द केप टाउन पोर्ट विद इन 4 months। लेकिन उन लोग की क्या कंडीशन है, वो लोग चाहते हैं कि 4 महीने में केप टाउन बंदर से वो माल आना चाहिए। टेल व्हाट यू विल डू एज अ गुड ट्रेडर। अगर आप अच्छे व्यापारी हो तो आप क्या करोगे। ऑलवेज रिमेंबर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बीइंग ग्रेटर देन दैट ऑफ लैंड। द अर्थ इज नोन एज द वाटर प्लैनेट। अंडरलाइन दिस। ऑलवेज रिमेंबर को कभी भी इग्नोर मत करना तुम लोग, पहले ही बोलती हूँ मैं। Water in any form is a boon for the living world. Underline this. Maximum important point तुम लोग को इसी में मिलेंगे। Of all the planet known to man, the earth is the only one which has a living world. सब important है ये वाला। Southern Ocean, the water body that extend from 60 degree as parallel to the coast of the Antarctic continent is named as the Southern Ocean. I can do this. Tell about the item that can be obtained from the ocean. Tell the importance of oceans. टेल इश्यू रिलेटेड टू ओशियंस। एंड आई होप कि तुम लोगों को अभी सब समझ में आ गया है, ओशन का वैल्यू, ओशन का इम्पोर्टेंस। तो आई होप तुम लोगों को भी ये लेसन बहुत इजी लग रहा होगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने सिंसियरली सुना होगा तो भाई मैंने बहुत मेहनत करके तुम लोग को 1 घंटे के ऊपर हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटा होने को आया है। मैं नॉन स्टॉप तुम लोग को सिखा रही हूँ, ना मैंने पानी पिया है ना मैंने चाय पिया है, तो इसकी तो कदर तुम्हें करनी पड़ेगी। आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये लेसन रीड करोगे, समझोगे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स विथ
एक्सप्लेनेशन और बुक में से हम लोग आंसर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे आंसर्स जो है वो बुक्स में ही है। उसके लिए हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा, फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये समझना, और समझ के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से सीरियसली पढ़िएगा, ठीक है। हो सकता है भाई ज्योग्राफी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, हुआ क्या नहीं फेवरेट सब्जेक्ट, हुआ ना? तो ठीक है देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।